नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी मध्य। राय बहादुर केशव प्रसाद उन आदमियों में से थे जिनका विश्वास था कि संसार में धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है और वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। राय बहादुर साहब का परिवार 8-10 आदमियों का परिवार है। 3 पुत्र, 2 पुत्रियां, पत्नी, विधवा चाची इत्यादि से परिवार भरा पूरा है। बड़ा लड़का कृष्ण प्रसाद डिप्टी कलेक्टर है और बाहर रहता है। रात के 8 बजे थे। राय बहादुर साहब अपने कुछ मित्रों तथा खुशामदियों सहित अपने विशाल भवन के एक सुसज्जित कमरे में बिजलों की अंगीठी के सम्मुख। आज बड़ी सर्दी है, एक सज्जन ने कहा। हाँ, आज कल से अधिक है। ऐसे में सर्कस देखने चलना तो मुसीबत है। न चलिएगा तो टिकट रद्दी हो जाएंगे। खैर चलेंगे तो, परंतु मानंद नहीं पाएगा। साल बाल ले लीजिएगा, हम तो तूश लेकर आएंगे। एक ने कहा। जी मैं कंबल लेकर आया हूँ। यह न समझिएगा कि आपके पास तूश है। वह मोल में भारी है तो यह तोल में भारी। सब लोग हंसने लगे। राय बहादुर साहब बोले, यह बराबरी अच्छी दिखाई। भारी है, दोनों है। एक मोल में तो दूसरा तोल में। कहने को चाहे जो कहिए, तूस और मलिदा और अलवान, परंतु जो आनंद कंबल और रजाई में आता है वह किसी में नहीं है। राय बहादुर बोले, तूस वगैरह हल्के होते हैं और साथ ही काफी गर्म भी, इसलिए इनका मूल्य रजाई और कंबल ओढ़े चलना फिरना कठिन होता है। हाँ, बस इतनी ही सुविधा है। रात को तूस ओढ़कर सोइए तो पता लग जाए। रात में तो लिहाफ और कंबल ही काम आते दे होते हैं। गधे हो, तूस इत्यादि का उपयोग रात में ओढ़कर सोने में नहीं होता। राय बहादुर ने कहा। क्या क्या गप लोग हाँक देते हैं। एक साहब उस दिन कह रहे थे कि पहले तूस होते थे कि यदि जमे हुए घी के कुंपे पर लपेट दीजिए तो घी पिघल जाता था। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे तूस बनते रहे होंगे। ऐसा कोई कपड़ा नहीं बन सकता। तूस में गर्मी कहाँ से आई। तूस में गर्मी नहीं होती तो शरीर को गर्म क्यों रखता है। शरीर को तो आपके अंदर निरंतर उत्पन्न होती हुई गर्मी रखती है। ऊन केवल इतना करता है कि आपके शरीर की गर्मी को संचित रखता है। बाहर की ठंडी हवा उसे नहीं घसीट पाती, क्योंकि ऊन गर्मी का वाहक न होकर रोधक होता है। यह बात तो हमारी कुछ समझ में नहीं आती। हम तो यह जानते हैं कि ऊन गर्म होता है। इसका यही तात्पर्य है, जितने पदार्थ गर्मी के अवरोधक होते हैं वे गर्म कहे जाते हैं। यद्यपि उन पदार्थों में गर्मी वर्मी कुछ नहीं होती। यह विज्ञान का मत है। होगा, हम इंसान विज्ञान क्या जाने, हम तो सीधी बात जानते हैं। इन्हीं बातों में 8:45 का समय हो गया। एक महाशय बोले, समय हो गया, अब चलना चाहिए। हाँ, अब समय हो गया। राय बहादुर साहब ने नौकर से कार मंगवाने के लिए कहा और स्वयं कपड़े पहनने चले गए। राय बहादुर साहब फर्स्ट क्लास में अपने तीनों मित्रों सहित विराजमान थे। खेल आरंभ हो चुका था। कुछ देर बाद एक 19-20 वर्ष की श्वेताढ़ युवती, घुटनों तक फूला हुआ श्वेत घाघरा सा और उसके ऊपर श्वेत रेशम की एक जैकेट सी, बाहें खुली हुई पहने हुए पाई और 2 दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर अपने करतब दिखाने लगी। युवती बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी। राय बहादुर साहब स्थिर दृष्टि से उसका कार्य देखते रहे। जब वो अपना खेल दिखाकर चली गई तब राय बहादुर साहब को मानो होश सा आया। पास बैठे हुए एक मित्र से बोले, बड़े गजब की लड़की है। शरीर में मानो हड्डी है ही नहीं। जी हाँ, बड़ा लोचदार शरीर है और नख सिख भी सुंदर है। क्या कहने हैं,
हूर की बच्ची है, दूसरे मित्र ने कहा। इसको बहुत तनख्वाह मिलती होगी। हाँ, इसमें क्या संदेह। भला कितनी मिलती होगी? राय बहादुर साहब ने पूछा। 1500 तो मिलते ही होंगे। 1500 में तो बड़ा अंतर है यार, तीसरे मित्र ने कहा। मेरा मतलब है कम से कम 500 और अधिक से अधिक 1000। कल जरा पता लगवाना चाहिए, राय साहब बोले। क्या करोगे पता लगवा कर? राय बहादुर साहब किंचित मुस्कराकर बोले, तबीयत। अच्छा जान पड़ता है तबीयत आ गई, लेकिन यहाँ आपकी दाल न गलेगी। क्या कहते हो, दाल नहीं गलेगी? रुपया वह चीज है कि पत्थर को गला देता है, दाल तो दाल है। यहाँ रुपया काम नहीं देगा। रुपया हर जगह काम देता है और यहाँ भी काम देगा। मुझे तो संदेह है। अच्छा, कुछ शर्त बंध लो, राय बहादुर साहब बोले। शर्त वर्त बंधना तो अपनी समझ में नहीं आता। मैं शर्त बंधता हूँ। तीसरे सज्जन बोल उठे। क्या शर्त बंधते हो? जो आपका जी चाहे। 1000 रुपए की शर्त रही? रुपए की शर्त तो व्यर्थ है। देखे यदि हार जाए तो यह कहना छोड़ दे कि रुपया सब कुछ कर सकता है। और जो तुम हार गए, राय बहादुर ने पूछा, तो मैं मान लूंगा कि वाकई रुपया सब कुछ कर सकता है। जरा समझ बूझकर शर्त बदो। थिएटर सर्कस की औरतों पर ऐसी शर्त बदना मूर्खता है। ये तो पैसे से हस्तगत की जा सकती है। हाँ, क्या हुआ? परंतु कम से कम कोई हिंदुस्तानी तो इसे पैसे के बल से भी हस्तगत नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है, और इसलिए मैं शर्त बंध रहा हूँ। तो शर्त रही? राय बहादुर साहब ने पूछा। हाँ रही। जो कह दिया सो कह दिया, उसको अब नहीं बदलूंगा। तो बस ठीक है। कितना लेगी ससुरी? 1000, 2000, 4000, 10,000? बस 10,000 तक का बजट रखा है। बजट तो और बढ़ सकता है। अब तो शर्त बंधी है, चाहे जो खर्च हो जाए, परंतु इससे अधिक खर्च नहीं होगा। अच्छी बात है। इसके पश्चात खेल देखने लगे। खेल समाप्त होते श्वेत लड़की एक बार पुनः दूसरी ड्रेस में आई, जो पहले से भी अधिक आकर्षक था। इस बार उसका खेल समाप्त होने पर राय बहादुर साहब ने खूब ताली बजाई, जोर से चिल्लाकर एक्सीलेंट, ग्रेट इत्यादि शब्दों का उच्चारण किया। श्वेत लड़की एक बार उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। राय बहादुर साहब कृतज्ञ हो गए। दूसरे दिन राय बहादुर साहब के गन छूटे। 3-4 दिन में लड़की से राय बहादुर साहब का परिचय हो गया। लड़की एक अंग्रेजी होटल में ठहरी हुई थी। लड़की के साथ लड़की का पिता तथा बड़ा भाई भी था। ये तीनों स्पेनिश थे। लड़की का नाम इसाबेल था, बाप का नाम पीडो तथा लड़के का नाम वेटलीटो था। वेटलीटो भी सर्कस का खिलाड़ी था। पिता घोड़े की देखरेख का काम करता था। राय बहादुर साहब इन लोगों से एक बार नित्य मिलते थे। कभी वह स्वयं होटल जाते थे और कभी ये लोग राय बहादुर के घर आया करते थे। राय बहादुर साहब इनको बड़ी खातिर करते थे। फूलों के गुलदस्ते, फल, मिठाई तथा सड्डार सामग्री से इन लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते थे। ये लोग भी राय बहादुर को बहुत मानने लगे। राय बहादुर साहब की कार इनके लिए हर समय उपस्थित रहती थी। राय बहादुर साहब स्वयं भी इन्हें घुमाने फिराने ले जाया करते थे। एक दिन सर्कस की छुट्टी थी। राय बहादुर इसाबेल को कार पर लेकर घूमने चले। उस दिन इसाबेल अकेली थी। राय बहादुर साहब भी अकेले ही थे और स्वयं ही कार को ड्राइव कर रहे थे। इसाबेल अगली सीट पर राय बहादुर साहब के बगल में बैठी हुई थी। नगर के बाहर छावनी की ओर जाकर राय बहादुर ने एक निर्जन स्थान पर कार रोक दी। अंधकार हो गया था। इसाबेल ने पूछा, क्या बात है? राय बहादुर साहब ने कहा,
कुछ नहीं, जरा देर यहाँ रुककर चलेंगे। कुछ क्षण मौन रखकर राय बहादुर ने कहा, तुम सर्कस की नौकरी क्यों करती हो इसाबेल? मुझे शौक है। बड़ा खतरनाक काम करती हो, जरा चूकने से प्राण जा सकते हैं। यही तो आनंद है। यह आनंद का विषय नहीं, भय का है। मुझे तो तनिक भी भय नहीं लगता। इसाबेल ने हंसकर कहा, जब तक तुम खेल करती रहती हो मेरी छाती धड़कती रहती है। वह कुछ नहीं, मुझे उसी में आनंद आता है। तुम सर्कस की नौकरी छोड़ दो। क्यों? जितनी तनख्वाह तुम वहां पाती हो उतनी मैं तुम्हें दूंगा। इसाबेल हंस पड़ी, बोली, तनख्वाह की क्या बात है, मुझे अपनी कला से प्रेम है। तो अब तुम कला का प्रेम छोड़कर मुझसे प्रेम करो। यह कहकर राय बहादुर साहब ने इसाबेल के गले में बाह डाल दी और उसका चुंबन किया। इसाबेल ने पीछे सरक कर एक तमाचा राय बहादुर साहब के गाल पर मारा और स्पेनिश भाषा में न जाने क्या कहने लगी। राय बहादुर साहब अंग्रेजी जानते थे, स्पेनिश भाषा नहीं जानते थे, अतः वह नहीं समझ सके कि इसाबेल क्या कह रही है, परंतु इतना अनुमान लगा कि संभवतः गालियां दे रही है। राय साहब ने अपनी बाह खींच ली और झट अपनी जेब से चेक बुक निकाली, फाउंटेन पेन निकाला और चेक बुक खोलकर बोले, बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए, बताओ उतना लिख दूं। इसाबेल ने एक तमाचा और जरा। इस बार वह अंग्रेजी में बोली, बेवकूफ गवार हिंदुस्तानी, समझता मैं रुपया पैदा करने के लिए सर्कस की नौकरी नहीं करती हूँ। वह मेरी कला है, मेरा शौक है। लाख रुपए के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ सकती। यह कहकर इसाबेल कार से उतर पड़ी। राय बहादुर साहब क्यों क्यों करते रहे। इसाबेल पैदल ही चल दी। कुछ दूर चलने पर एक खाली तांगा मिल गया, उसे लेकर वह चली गई। राय बहादुर साहब कुछ क्षण बैठे सोचते रहे, तत्पश्चात कार लेकर चल दिए। दूसरे दिन राय बहादुर साहब ने देखा कि उनके लिए दिए हुए सब उपहार वापस आ गए हैं। उनके साथ में एक चिट्ठी भी थी, उसमें केवल इतना लिखा था, अब मुझसे मिलने का प्रयत्न मत करना इसाबेल। उसी दिन संध्या समय राय बहादुर साहब ने मित्र मंडली में कहा, मैं शर्त हार गया। निसंदेह रुपए से सब चीजें प्राप्त नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।